नमस्कार आदाब, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज। आपने देखना शुरू कर दिया है NBC 24। आज हम जो खुलासा करने वाले हैं उसके बाबत हमने दर्शकों को थोड़ा हिंट दिया था कि कैसे बिहार पुलिस में जो है चीज़ें एक्सटॉर्शन का नाम ले रही हैं। मतलब आप सोचिए कि हम दम ये भरते हैं कि बिहार में सुशासन है, मतलब कानून का राज है, लेकिन हकीकत क्या है कि अब थानों से ही ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, थानों से ही एक्सटॉर्शन राशि वसूली जा रही है। न केवल वसूली जा रही है बल्कि कानून का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, इसकी अगर वानगी आपको देखनी हो तो आप इन दोनों चेहरों को देखिए। ये हमारे साथ बैठे जो शख्स हैं, मेरे साथ जो है लेफ्ट हैंड पे बैठे हैं, ये आतंकवादी हैं। ये आतंकवादी हैं, ये 420 हैं और ये जो है गुनहगार हैं। वैशाली के एक थाने में इन पे आरोप है कि ये 420 ही मतलब फ्रॉड है। अब देख लीजिए, जिन पे FIR दर्ज है, जो थाने घूम कर आए हैं, वो इस वक्त मेरी बगल में बैठे हैं। इनका नाम इनसे खुद पूछ लीजिए। आपका नाम क्या है, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सद्दाम है सर। सुना आपने, इनका नाम सद्दाम है और ये आतंकवादी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि बिहार की सुशासन पुलिस कह रही है। बिहार के मुखिया की वो पुलिस जिसके दम पर पिछले 16 साल से नीतीश कुमार ये कहते हैं कि सूबे में सुशासन है, मतलब कानून का राज है और हर बिहारी के जो है हकों हुकूक की रक्षा की जाती है। लेकिन ये वही बिहार पुलिस है जो किसी की धार्मिक पहचान पर इतनी भद्दी टिप्पणी करती है, इतनी सनसनीखेज टिप्पणी करती है कि मुझे कहते हुए शर्म आ रहा है कि जिस शासन को सुशासन का नाम दिया जा रहा है, उस शासन में एक शख्स के धार्मिक पहचान पर इतनी गलत बातें कही जाती है जिसको सुनकर आपका सर सिर्फ जो है शर्म से झुक जाएगा। आइए हम जानते हैं कि सिलसिलेवार ढंग से इस पीड़ित की जुबानी कैसे इस पढ़े लिखे शख्स ने उस दौर में, कोरोना काल में, जब बेरोजगारी एक देशव्यापी मुद्दा बन गया है, इनके एक छोटे से प्रयास से तकरीबन 200 से 300 लोगों को नौकरी मिल रही है और वो अपने परिवार को पाल रहे हैं। लेकिन महज वसूली के नाम पर बिहार पुलिस में मौजूद चंद काली भेड़ों ने इनसे न केवल एक्सटॉर्शन किया बल्कि इनका मानसिक शोषण किया, साथ ही इनकी धार्मिक पहचान पर ऐसी टिप्पणियां की जिसको हम खुद कहते हुए शर्मसार महसूस कर रहे हैं। सद्दाम जी, क्या वाकया हुआ था, कैसे हुआ था, आप स्वयं बताइए। सर, हम अनजानपुर में रह रहे हैं। अनजानपुर में? आप कहाँ? हाजीपुर के अनजानपुर? हाजीपुर अनजानपुर चौक है सर। नाम देखिए कितना सुंदर है, अनजानपुर चौक। अब क्या है, प्रशासन जब इसकी नाम सुनते हैं तो उसको नफरत हो जाती है। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, पीड़ित अपनी जुबान से कह रहे हैं कि पुलिस, भारत का संविधान, भारत का कानून हर आम नागरिक को हक हुकूक देता है कि वो अपनी धार्मिक पहचान को जो है अपने साथ रख सकते हैं, अपनी पूजा पद्धति, अपनी इबादत, अपने सजदे की पद्धति को अपना सकते हैं। लेकिन कैसे बिहार पुलिस के कुछ पदाधिकारी हैं जो एक नाम सुनकर उनको इतनी नफरत हो जाती है, सुनिए इनकी जबान में। तो वहाँ बोल रहे हैं प्रशासन, जब प्रशासन अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि वो नाम सुनकर वहाँ पे किस टाइप से लोग रह रहा है, सब मुझे पता है। मैं सोच में पड़ गया। जब मैं थाने गया, जब मेरा कोई कसूर नहीं था, जब थाने पटवारी से मैं मिला, वो डायरेक्ट जो है ना हमें बदसलूकी, आपको क्या बताओ, किस तर्ज में बताओ, वो ऐसे ऐसे गंदे लफ्ज में बोले कि तुम 420 हो, तुम्हारे ऊपर 420 का आरोप लग गया है और तुम जेल जाओगे। और जब सोचिए, एक शख्स जो है कहने में इनका गला भर आया है। आप सोचिए किस तरीके से इस पढ़े लिखे इंसान को कैसे जो है टॉर्चर किया गया कि ये शब्द बोलते हुए इनको 420 से पहले जो शब्द कहा गया वो काफी है हमें भारत के संविधान को और बिहार के सुशासन सरकार को शर्मसार करने के लिए कि एक शख्स को देखते के साथ एक थाना इंचार्ज, कौन सा थाना है सद्दाम जी वो जिसे टाउन थाना कहा जाता है सर, हाजीपुर के टाउन थाने के जो थाना अध्यक्ष हैं, इनको देखते ही, सद्दाम जी को देखते ही जो पहला लफ्ज बोला गया वो ये बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। इनका गला भर आ रहा है कि कैसे इन्हें फक्र है कि इस मिट्टी में इनके पुरखे दफन है, ये इनकी जो है ये कैसे ये मादरे वतन है, इनको फक्र है कि एक भारतीय हैं। लेकिन कैसे बिहार पुलिस की काली भेड़े
एक शख्स की धार्मिक पहचान पर कितनी गंदी टिप्पणी करती हैं कि ये शख्स जो है अपनी जुबान से बोल भी नहीं पा रहा है। एक फर्जी मामला जो हम बार बार कह रहे हैं, फर्जी मामला दरअसल है क्या कि हाजीपुर के टाउन थाने में कैसा एक्सटॉर्शन का खेल चल रहा है, इसकी वानगी में बता दूं। हमारे पास एक एफआईआर है। उस एफआईआर के मुताबिक सद्दाम साहब जो है 420 के मुंह डाले हैं। इन पे जो है 420 का मुकदमा एफआईआर दर्ज हुआ है। ये कैसे दर्ज हुआ है इसकी भी वानगी उस जो है सब इंस्पेक्टर की जुबानी हम आपको सुनाएंगे, जिसका दावा है कि इनके ऊपर 420 का आरोप लोगों ने लगाया है। अगर ये 420 का आरोप है, इन पे जो है 420 का आरोप है। और देखिए ये पटना में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, NBC 24 के स्टूडियो में बैठे हैं और इनका गला भरा हुआ है। ये सच आपको बता नहीं पा रहे हैं। फिर क्या हुआ, कैसे आपको जो है पुलिस ने आपको जो है टारगेट किया, कैसे एक्सटॉर्ट किया, ये बताइए। जब हम थाना जा रहे थे, थाना से बाहर ही सोनू झा का नाम जो है, सोनू झा, जो वो हमें जो है ना बहुत टॉर्चर किया और जो है ना वो दाढ़ी पकड़ के जो है ना हमें मारने पीटने का पूरा ये किया, प्रयास किया। ध्यान दीजिएगा, आप उस सुशासन की सरकार में रहते हैं जहां इस शख्स को, इसकी धार्मिक विवेचना को, ये मुझे कहते हुए शर्म आ रहा है कि एक पढ़े लिखे शख्स को इसकी धार्मिक पहचान पर हमला करते हुए इसकी दाढ़ी पकड़ ली जाती है। उस शख्स का नाम सोनू झा है। सोनू झा कौन है? तो इस पुलिस का दलाल है, टाउन थाने का वो दलाल है। उसकी भी तस्वीर हम आपसे साझा करेंगे, वो आवाज भी आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले जो है आपको जो है एक वानगी सुनवाते हैं कि कैसे जो है सद्दाम साहब को टारगेट किया गया। इसकी वानगी अगर आपको देखनी है तो सबसे पहले आपको मैं एक ऑडियो सुनाता हूं। सबसे पहले आप एक एफआईआर देखिए। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन इसको जूम करके दिखाएं। यही वो फर्जी एफआईआर है जिसकी बिना पे सद्दाम को टारगेट किया गया, इनसे वसूली की गई और कोशिश ये है कि महीने का भत्ता जो है इनको देना पड़े। तो आप देख लीजिए कि कैसे पुलिस जो है कानून का दुरुपयोग कर रही है। अब देखिए ये नीचे आप जो देख रहे हैं ना, ये एफआईआर है और इस एफआईआर की बिना पे इनसे पैसे एक्सटॉर्ट किए गए। ये नकली एफआईआर है क्योंकि जो एफआईआर संख्या इसमें लिखी है वो ऑलरेडी जो है पहले से जो है कानून की नजरों में और वैशाली कोर्ट जो है सिविल कोर्ट में उस पे मोटरसाइकिल चोरी का आरोप है। आप देखिए इन पे जो है जबरिया जो है इसको कैसे नकली एफआईआर तैयार किया गया। इस पे ना मोहर है ना थाना इंचार्ज उसी थाना इंचार्ज की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने इनके धार्मिक पहचान पे ये किया था। तो अब जो है आप सोचिए कि कैसे जो है बिहार में सुशासन चल रहा है जहां किसी व्यक्ति को महज इसलिए टारगेट कर दिया जाता है कि उसकी धार्मिक पहचान जो है अलग है। वो अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दाढ़ी रखता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, ये 5 वक्त के नमाजी हैं। ये जो है पूरी आस्था के साथ अपने धर्म का पालन करते हैं और इनके धर्म की पहचान पर कैसे हमला होता है वो भी कहीं सुदूर जिले में नहीं हो रहा है। राजधानी पटना में सुशासन के नाक के नीचे महज 10 किलोमीटर की दूरी पर इस शख्स को महज इसलिए प्रताड़ित किया जाता है कि इसकी धार्मिक पहचान अलग है। तो आप ये कैसा सुशासन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुनिए कैसे मुलविस लोग जो है फर्जी एफआईआर करके इनसे एक्सटॉर्शन करते हैं। पहले आप ये सुन लीजिए। जी, मैं मुकुंद कुमार बोल रहा हूँ, डीएससी टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, एक्चुअली आपके थाना में कुछ मेरे लड़के के ऊपर केस हुआ है, मतलब क्या मामला है थोड़ा मेरे को बताएंगे डिटेल में? आइए ना थाना, आइए ना, सब फोन पे जानना जरूरी है। नहीं एक्चुअली मैं ऑन द में, ठीक है, जानना है, एफआईआर हुआ है। अच्छा जानना है तो आइए थाने पर, आइए, पेपर देखिए, फोन पर क्या बताएंगे। नहीं वो तो मैं आई ऑन द वे हूँ, तो मेरे को 1-2 घंटा लग जाएगा आने में। ठीक है, आपका लड़का का क्या नाम है? मेरा नाम मुकुंद कुमार हुआ। आपके जो लड़का वो सद्दाम जी नाम है, सद्दाम नाम है। ठीक है, तो मतलब एफआईआर में क्या चीज हुआ ये मेरे को आप बताएंगे, थोड़ा जानकारी देंगे? अरे फोन पे कैसे पूरा एफआईआर आपको पढ़ के सुना दे? आइए आप देखिए। नहीं वो तो आने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। तो ठीक है, तो जब भी आइएगा तब देखिएगा। ऐसा थोड़ी कि आपको फोन किए हम आपको एफआईआर का पूरा आवेदन पढ़ के सुनाए। नहीं उतना नहीं बताना है, लेकिन वो बस समझिए ना, 420 का केस है। अच्छा इसी बात जानिए एक सब। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो आप कहाँ पे मिलेंगे? थाने पे ना? तो आपने ये ऑडियो सुना, एक जो है आपने अभी जो ऑडियो सुना, ये ऑडियो जो है किसका है? ये ऑडियो जो है टाउन थाना हाजीपुर में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार की है।
आपने सुना पंकज जी कैसे कैसे लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए सद्दाम जी का नाम ले रहे हैं। और मैं बताऊं, जो कंपनी जिससे ये कार्यरत हैं, जो तकरीबन जो है मार्केटिंग का काम करती है, इस कंपनी का नाम DHC ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसकी शाखा जो है वैशाली में है जी, वैशाली में है। और कहाँ पे है आपका ये ब्रांच ऑफिस, आप बताइए सदाम। ये अनजान पेर ग्रैंड प्लाजा के पास में है, जहाँ पे हमारी ये डीलरशिप है। DHC ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये डीलरशिप है। वहाँ से हम लोग प्रोडक्ट सेल करने का काम करते हैं और करवाते हैं। हाँ, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया हुआ है अभी? मैक्सिमम जो है ना 500 से एबव लोग जो है ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट बेचने का काम हमारे साथ में करते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहे हैं, उस दौर में जब इंडिया में कोरोना काल में, उस दौर में जब बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जो चुनावी मुद्दा भी बन गया है, उस दौर में जब लोग रोटी कपड़ा मकान की तो बात छोड़ दीजिए, रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उस वक्त सद्दाम जी और इनके साथ बैठे रतन कुमार झा, जो मेंटोर हैं DHC ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, इनके नेतृत्व में तकरीबन हाजीपुर और बिहार के अन्य जिलों में इस जो है ट्रेडिंग इंडिया कंपनी के नाम से, DHC ट्रेडिंग इंडिया के नाम से तकरीबन 1000-2000 लोगों को आपने काम दिया हुआ होगा। बिल्कुल जी, 2000 लोग इनसे जुड़े हुए हैं। इनका एक जो है कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको ये जो है आम लोगों के जो है बेरोजगार लोगों के साथ जुड़कर कैसे जो है उसको डोर टू डोर सेल करवाते हैं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन दरअसल है क्या कि एक शख्स जब तरक्की करने लगता है तो उस इलाके, जी हम हाजीपुर टाउन थाने की बात कर रहे हैं, उस थाने से जुड़े दलालों की नजर इन पे पड़ जाती है। इनका दोष महज यही है कि ये शख्स जो है अपनी मेहनत से एक कंपनी में काम करता है और उसको बड़ा बनाता है। तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को बिहार में नौकरी देता है, जिनसे उनके घर की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन दरअसल है क्या कि पुलिस को पैसे चाहिए और उनके इलाके में कोई बिजनेस कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है अपनी ईमानदार मेहनत से, तो कैसे उससे एक्सटॉर्शन किया जाता है। मतलब सुशासन में हालत यह है कि गुंडों की जरूरत नहीं है। हम उस जंगल राज की बात किया करते थे कि ऐसे होता था वैसे होता था, लेकिन कैसे सुशासन राज में पुलिस गुंडों को भी शर्मसार कर रही है, इसका वाकया अभी आपने सुना, ऑडियो हमने सुनाया, और हमारे पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं कि कैसे। हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और भी ऑडियो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन पहले जो टाउन थाना हाजीपुर के थाना अध्यक्ष थे, जो सबसे पहले मुलाकात आपकी हुई, जी जी जी, उनका नाम जानते हैं आप? उसका नाम शायद सुबोध कुमार सिंह है। ध्यान दीजिए, टाउन थाना के जो वर्तमान थाना अध्यक्ष है सुबोध कुमार सिंह, उनके जरिए जो है इनको पता चलता है कि इन पर FIR किया गया है। तो ये ईमानदार शख्स थाने पहुंच जाता है। आपको किसी ने नहीं बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया, मैंने खुद से बिना बुलाए हुए मुझे पता चला तो मैंने चेक करने के लिए गया। जैसे ही चेक करने के लिए मैं उस जगह पे गया, थाना प्रभारी अपने चेम्बर में मुझे बुलाकर, हाँ। और बुरी शब्दों में, आपको क्या लफ्ज मैं बयां करूं, इतनी बुरी शब्द जो है लैब में मैंने पहली बार सुना हो। इतनी बुरी शब्द से जो ना हमें कोई नहीं बुलाया था, न इतनी बुरी शब्द बोला था, और गालियां उसका मुंह से इतना गंदा। मतलब आपको बुलाते कैसे था और आपको देखते के साथ? जी जी जी, जैसे ही जो है ना हमें बुलाया और अंदर हमने बोले कि सर खड़े हैं, हम बैठ जाए, तू बैठने का लायक नहीं है, इस प्रकार से मुझे संबोधित किया। उसके बावजूद लगभग तकरीबन 15 से 20 मिनट मैं खड़ा रहा और अब शब्दों की बारिश होती रही। और अब शब्दों की जो ना बारिश होती रही। आपकी धार्मिक मान्यता पर भी सवाल उठा दिए। जी जी। और आप जिस इलाके में रिहाइश पजीर हैं, उस इलाके के बारे में क्या कहा? उस इलाके के बारे में जो IO बोल रहे थे केस का, मैं IO पंकज जी जो ने उस इलाके के बारे में बता रहे थे कि अनजान पीर क्या है नहीं है। मैं जानता हूं वो जगह के बारे में, वहां जगह खराब है, इस टाइप से जो ना वो प्रयोग कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि सदाम साहब का जो है बार बार गला भरा पा रहा है, उन शब्दों को ये कहने में भी हिचक रहे हैं, लेकिन जो शब्द मैंने इनसे जो है बात की और इन्होंने जो है रूंधे गले से तकरीबन रोते हुए जो शब्द कहे, वो ये था कि अनजान पीर के बारे में सोचिए, जिस पे जो है समाज को और उस इलाके के मान सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो ये कहता हो कि अनजान पीर में बांग्लादेशी रहता है, टेररिस्ट का अड्डा है। मतलब सोचिए कि बिहार पुलिस के अंदर मौजूद ये काली भेड़े कैसे किसी जो है एरिया को डिनोट करते हैं। इसकी बानगी है सद्दाम साहब के साथ हुई बदसलूकी। आप सोचिए, एक थाने का थाना अध्यक्ष, जिसका नाम ये सुबोध कुमार सिंह बता रहे हैं, समझे, जब थाना अध्यक्ष इन शब्दों में किसी शख्स को संबोधित करेगा तो उसके नीचे के लोग जो उसके टीम में मौजूद हैं, वो किन शब्दों से जो है उसको पुकारेंगे, इसको आप समझ सकते होंगे। तो आप सोचिए कि किस तरह की जो है पुलिसिंग
सुशासन की पुलिसिंग बिहार में हो रही है कि हाजीपुर में एक थाने का थाना अध्यक्ष एक शख्स पर उसकी धार्मिक विवेचना को, जबकि मैं आपको बताऊं कि ये देख लीजिए, आपको मैं ये जो है दावे के साथ कह सकता हूं कि जो तमाम कागजात मौजूद हैं, किसी भी भारत सरकार की किसी भी संस्था से आप जांच करा लीजिए, सद्दाम जी और रतन झा के कंपनी में अगर एक भी त्रुटि है तो ये दोनों शख्स जो है दावे के साथ कहते हैं कि इनको फांसी पर चढ़ा दीजिए। लेकिन गलती से एक्सटॉर्शन करने के लिए फर्जी एफआईआर करके एक्सटॉर्शन करने के बाद इनके धार्मिक जो है धार्मिक पहचान पर सवाल उठाने का अधिकार आखिर किसने आपको दिया है? आगे सुनिए उनके बाद कैसे जो है 8 घंटे तक तकरीबन इनको कैप्टिव बना के रखा गया। एक तरीके से कहिए कि कैसे बिहार पुलिस और खासकर वैशाली पुलिस के टाउन थाने में एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया जाता है, उसकी बानगी अब इनकी जुबानी सुनिए। फिर क्या हुआ जब आपको 15 मिनट तक उन्होंने जो है जलीलो ख्वार किया, फिर क्या हुआ? तब भी मैंने बताया था कि सर मैं ठीक हूँ, आपको अगर भरोसा बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं अपने कंपनी के अपने जितने सारी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं दिखा दे रहा हूँ। हम लोग लीगल है, अनलीगल नहीं है। वो जो एफआईआर आपको दिया है ये पूरी फर्जी है, ये गलत है सर, उस पर आप बिलीव मत कीजिए। मैं डॉक्यूमेंट्स मंगा रहा हूँ, मंगा कर आपको सारे चीज चेक करवा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिस एफआईआर की बात हो रही है तो मैं हंस क्यों रहा हूँ कि देखिए बिहार पुलिस में के जो है पदाधिकारी जो है कैसे फर्जी एफआईआर दर्ज करके और कैसे लोगों को डरा धमका के वसूली करते हैं और फोन पर बाकायदा कैसे डीलिंग होती है, इसकी भी बानगी है। मैं आपको बताऊं कि एक नकली एफआईआर और एफआईआर भी ऐसा कि जिस पर न कोई साइन है न कुछ है, उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। अभी हम अपने YouTube पे जब ये तमाम जो है एडिट करके डालेंगे तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कैसे फर्जी एफआईआर के बिना पर एक शख्स को जो है जलीलो ख्वार किया जाता है, उसकी आइडेंटिटी पे सवाल उठा दिया जाता है और बाकायदा कितना पैसा लिया गया है आपसे? जी सर, जो है ना हमें तो पहले जिसके माध्यम से बात हुई पैसे, अच्छा देखिए पहले उन्होंने जो है आपको जलीलो ख्वार किया, तमाम जो है मैंने गंद शब्द कहे, उसके बाद क्या किया थाना अध्यक्ष ने? जब हम अपनी डॉक्यूमेंट्स की बारी आई कि डॉक्यूमेंट्स मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने मंगा कर उनको दिखाए। उससे पहले वो मुझे बोले कि आप अपना पूरे जो है ना डिटेल्स जो है वो लिख के आप हमें दीजिए। हमने उसके बाद लिख दिए, फिर लिख कर दिए। वो बोला कि ये कहानी है, ये कुछ भी नहीं है, इस डॉक्यूमेंट्स को फेंक दिए वो। उसके बावजूद जो है ना फिर हमें 2 हवलदार के जरिए बोला कि इस पर देखभाल करो, इसको बैठा के रखो। हम थोड़ा सा उड़ते भी थे, बाहर भी निकलते थे तो मुझे पीछे 2 लोग जैसे लग रहा है कि मैं टेररिस्ट हूँ जो है ना, कौन सी जो है ना जुर्म करके आया हूँ, क्या मेरी कसूर है, इस टाइप से जो है ना मुझे जो है ना हमारे पीछे जो है ना लोगों को लगा रहे थे। यहाँ तक कि मैंने इस्तिंजा करने के लिए मैं गया। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे जो है सद्दाम जी को रोक रहा हूँ, इनके शब्दों को देखिए कैसे ये शख्स जो है इतना जलीलो ख्वार हुआ कि जो बेसिक जो है, जो प्रेयर से पहले जो बेसिक ये जो करते हैं वो भी नहीं करने दिया होगा। और इनके मुंह से इनको कितना दर्द हो रहा होगा अपने मुल्क में, अपनी माटी में, जिसको ये मादरे वतन कहते हैं, वहां पर इनकी आइडेंटिटी को लेकर किस तरीके से मैंने एक शख्स कितना जलीलो ख्वार हुआ होगा, कितना टॉर्चर उसने सहा होगा कि ये शख्स कह रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा था, शब्दों से तो कहा ही टेररिस्ट, ऐसा व्यवहार भी कर रहे थे कि जैसे ये टेररिस्ट हो। आगे बताइए फिर क्या, मींस आपके पीछे इतने लोग क्यों लगाए गए थे, क्या हुआ? यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा जुर्म करके आया हूँ, मैं क्या हूँ। लग रहा है कि मैं ये भारत देश का निवासी हूँ या नहीं हूँ। जो मेरे पीछे जो है ना इस्तिंजा भी करने जा रहे थे तो 2 गार्ड लगा देते थे। यहाँ तक कि मैं उस गार्ड को बोल रहा हूँ आप पीछे रहिए, वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं आपके साथ में, मुझे भेजा गया है। इस प्रकार से उसके बावजूद जो है ना फिर इस्तिंजा करके जब हम लौटते थे तो वो भी जब तक जो है ना वहाँ पे बैठाते नहीं थे, मेरे पीछे से वो हटते थे नहीं। तकरीबन क्या बतावे, हमें जो है ना रात 9 बजे तक रहना पड़ा उस जगह पर, लेकिन मेरा उस जगह पर कोई कसूर नहीं थी। अच्छा, कागजात जब आपने दिखाए तो फिर इन्होंने क्या कहा? कागजात दिखाने के बावजूद जो है ना इन्होंने मुझे बताया कि जो ना ये कहानी है, ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये भारत सरकार से जो आपको ये तमाम लाइसेंस वगैरह मिले हैं ये फर्जी है? जी, कुछ भी नहीं है, ये अच्छा, फर्जी है कहानी। मतलब जो मैंने जो है ना लिखा ना पढ़ी, जो थानेदार साहब कहेंगे वही सही,
और आपको टॉर्चर मीन्स आप कितने बजे गए थे और किस वक्त तक रहे थे थाने? तकरीबन हमने 12 बजे गए थे और 10:30 बजे जो है ना 10 या 10:30 बजे के बाद में हम टाइम नहीं देखा, लेकिन 12 बजे एंट्री में मारा था और 10 से 10:30 बजे जो है ना हम थाने से बाहर आए। ऐसे बाहर नहीं आए, मुझे जो है ना 1.5 लाख का डिमांड किया गया था। फिर मैंने जिसके माध्यम से वो डिमांड किया था, मैंने उस शख्स को बोला कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, कुछ कम कीजिए। तो फिर जो है ना वो मुझे अच्छा एक बात बताइए, आपको ये 1.5 लाख रुपए किस माने कौन से एफआईआर पे माने क्या आरोप लगा? यानी ये बोल रहे थे कि आपका जो एफआईआर हुआ उसमें 420 यानी 420 का केस है, साले तुम जेल जाओगे। माने गाली भी लगातार अपशब्दों का प्रयोग। जी लगातार आप शब्दों का जो है ना आपसे ये हो रहा है, लेकिन मैं इस जगह बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वह एक वर्ड निकल गया मेरे मुंह से। अच्छा हम समझ सकते हैं आपको कितना जो है दर्द हुआ। मैं बेसिकली और एफआईआर सही में हुआ है? मुझे तो मैं इस एफआईआर को तो देखा नहीं था, उसके बावजूद ना मुझे बोल रहा था कि साले तू जेल जाओगे 420 के केस में। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो कुछ किया नहीं, ये 420 ही केस मेरे ऊपर कैसे लग गया और मुझे निकलने नहीं दे रहा। लग रहा कि मैं टेररिस्ट हूं, मैं किसी को गोली मार कर आया हूं। इस टाइप से मुझे जो है ना परेशान किया गया। कोई मुझे थाने में अच्छे से बात हमसे नहीं करते थे। अच्छा इस दौरान पानी वानी बेसिक कुछ भी नहीं। अच्छा जब आपने ये कहा कि जब बेसिक जो है जैसे इस्तिंजा करने में भी जब आप पर पहरा लगाया गया था तो हम क्या आपसे बात करें, मतलब इस पूरे दौरान जो है आपको आप पर माने दबाव बनाने की कोशिश, पूरी दबाव बनाने की कोशिश की। उसके बावजूद बोले कि अब हम जा सकते हैं। बोले नहीं, किस केस का आईओ पंकज कुमार जी है, वो आएंगे तभी आप जा सकते हैं, या जो भी होगा वो ही करेंगे। जब तक वो आए नहीं तब तक मैं वहां से निकला नहीं। एक बार आए 5 मिनट रुके, उस एफआईआर को देख के फिर उसका एक कॉल आ गया, किसी को छोड़ना था, फिर गए। आधे घंटे 45 मिनट के बाद आए, उसके बावजूद ने ये प्रक्रिया किए। उसके बाद उनके माध्यम से, जिसके माध्यम से वो पैसा बुलवाए थे 1.5 लाख रुपए, मैं उसको बहुत रिक्वेस्ट किए तो जो है ना वो 1 लाख पर आया। फिर मैंने रिक्वेस्ट किए, लेकिन लास्ट 90,000 रुपया लिया गया। अच्छा ये पैसा आप कहां से लाए? जब आपसे ये मांग की, आपने अपने कंपनी के लोगों से बोला ये, और जब कंपनी के लोगों को आपने बताया, जब वो फोन किए तो बताया गया कि आपका एफआईआर हुआ है। और अभी जब हमने पता किया, ध्यान दीजिएगा, जब इन्होंने ये तमाम चीजें बताई तो हम खुद चलकर जो है वैशाली हाजीपुर गए। हाजीपुर में जब हाजीपुर पहुंचे और जब हमने एफआईआर जो है, जो हमने आपको दिखाया भी, एफआईआर की जब जांच की तो यकीन नहीं करेंगे आप, ये एफआईआर ही फर्जी है। ऐसा कोई कांड संख्या जो है टाउन थाने में दर्ज ही नहीं है। लेकिन सद्दाम ने एक काम बहुत अच्छा किया था कि जिस एफआईआर की बिना पे इनसे टॉर्चर किया गया, इनसे पैसे वसूले गए, उसकी कॉपी इन्होंने मोबाइल से खींच लिया था। उसको देखकर आप ये सोचेंगे कि पुलिस कैसे जो है आम आदमी को परेशान करती है और कैसे पैसे एक्सटॉर्ट करती है। इसकी पुरसुकून जो है कोशिश जो है टाउन थाने के द्वारा, इसमें जो है मैं आपको बताऊं, हमारे पास वो पूरे तमाम सबूत मौजूद हैं। पीड़ित हमारे बगल में बैठा है और आपको बताऊं 420 जो है, अगर इन पे एफआईआर हुआ होता, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, एफआईआर हुआ होता तो इनको जेल जाना चाहिए था। तो ये बाहर कैसे घूम रहे हैं? बाहर इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि इनसे जो है कोई एफआईआर नहीं हुआ था। बिल्कुल गलत जो है एफआईआर, जबरिया जो कहते हैं ना कि डराने के लिए इन पे एफआईआर दर्ज करके दिखाया गया। वो एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है, कैसे एक्सटॉर्शन किया गया। लिटरली ये एक्सटॉर्शन है। इसमें शामिल कौन कौन है? तो ये टाउन थाने के थाना अध्यक्ष, जिन्होंने इनके साथ न केवल बदसलूकी की बल्कि इनके धार्मिक जो है पहचान को अनाप शनाप कहा, साथ ही उन्होंने जो है इन्हें 15 से 20 मिनट तक लगातार अपने केबिन में जलीलो ख्वार किया। उसके बाद तमाम अपशब्द कहे। उसके बाद जो है ड्रामा ये हुआ कि एक आईओ सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार की एंट्री होती है और उस पे एप्लीकेशन पे जबरिया जो है बिना साइन के, बिना कुछ के, उसकी कॉपी जो है हमारे पास मौजूद है। इनको जो है, इनको ये कहा जाता है कि आईओ साहब जो करेंगे वो करेंगे। उसके बाद 12 बजे से लेकर रात को 10 साढ़े 10 बजे तक इनके साथ वो तमाम जो है डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। इस दौरान हमने आपको ऑडियो भी सुनाया कि कैसे पंकज कुमार कहते हैं कि इन पर एफआईआर दर्ज है। देखिए झूठ का सिलसिला कितना लंबा चौड़ा और कैसे जो है एक्सटॉर्शन किया गया है कि जब ये अपने कंपनी वालों से जो टीम मेंबर्स हैं उनसे बात करते हैं तो हमने आपको सुनाया कि कैसे ऑडियो में वो कहता है कि एफआईआर 420 का दर्ज हुआ है और ये शख्स हमारे साथ बैठा हुआ है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ऐसा कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुआ है। और जो एफआईआर संख्या 10/22 दिया गया है, मैं आपको बताऊं कि टाउन थाने में 10/22 जो एफआईआर नंबर इनको बताया गया था, जो उस पर लिखा हुआ था, वो साहब
3 जनवरी को ही, माफ कीजिएगा 5 जनवरी को, उसकी भी कॉपी हमारे पास मौजूद है, 5 जनवरी को ही दर्ज हो गया था। वो मोटरसाइकिल चोरी से जुड़ा हुआ मामला था। मतलब जब एक पूरा थाना अध्यक्ष, दरोगा और तमाम लोग मिलकर किसी बिजनेसमैन को जो अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है उसको कैसे टॉर्चर किया जाता है, इसकी वानगी की अगली कड़ी सुनिए। आप शायद सुनकर जो है आपको ताज्जुब होगा कि कैसे घर, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि 420 के मामले में ये कहते हैं कि इन पे 420 का FIR दर्ज हुआ है, और उसके बाद क्या खेल होता है भाई साहब, तो अगली चीज आप जो है सुनिए। आपका काम है तो आप जाइएगा वहाँ, बॉन्ड बनेगा, आपका बॉन्ड बनेगा तो आप साइन कीजिएगा ना, उसमें हम जाके क्या करेंगे? हम तो इतना ही ना करेंगे कि हम आपसे दोस्ती था, चाहे जो भी था, तो आप साथ में चल जाते हैं। तो हम वो है ना, हम बोले हैं सर को, तो सर बोले हैं कि ठीक है 11 बजे से पहले लेके आ जाना पिंटू, काम हो जाएगा। जब चले देखिए संतुष्टि नहीं है, क्योंकि 90,000 रुपया लिया और कुछ हमको नहीं देगा, तो क्या प्रूफ रह गया कि तुम हमको क्या? खुद देखिए सोहन बाबू देखिए, समझिए, वो खुद बोले हैं कि ठीक है चलो पैसा दिया, मैनेज हो गया, केस भी मैनेज हुआ, लेकिन इसमें क्या करना है ना कि उनको आज 11 बजे बुलाया था ताकि वो बॉन्ड बना के वो दे देगा। पैसा वो अपना हाथ में ही लिए थे ना, वो खुदे लिए थे। हाँ, तो उसमें क्या है ना कि वो बोले थे कि हम बॉन्ड बना के दे देंगे कि 11 बजे डेरा पर 11 बजे से पहले आ जाइएगा, हम बॉन्ड बना के दे देंगे, आप लोग भी फ्री हो जाइएगा। एक बार बात करके देखिए ना कि हम आवे सदाम जी को लेकर के। बात किए हैं सर, कहिए तो हम कॉल डिटेल्स निकाल के उसको भेजते हैं। एक बार बात करके देखिए ना। अच्छा ठीक है, हम बात करेंगे। आपने जो ये आवाज जो आपने सुनी, मैं बताऊं कि ये इस शख्स का नाम जो है, क्या नाम है, सद्दाम जी बताएंगे, और कैसे ये जो है मीडिएटर का काम कर रहा था। और आपको जो सबसे बड़ी बात बताऊं कि हमारे पास जो पंकज कुमार हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उनके घर का जिस फ्लैट में वो रहते हैं, एक अपार्टमेंट की 3री मंजिल पे रहते हैं, जहां से वो अपने दलालों, शहर के जो है दलालों के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं, वो सारी डीलिंग अपने उसी फ्लैट से करते हैं। उस फ्लैट का भी वीडियो आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि यह सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ है। दरअसल कोशिश अभी भी जो है पंकज कुमार, टाउन थाना के सब इंस्पेक्टर, जिनके पीठ पर टाउन थाना के थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह का हाथ है, ये कैसे एक्सटॉर्शन करते हैं और कैसे लोगों से भाया दोहन करते हैं, इसकी वानगी जो है सुननी है। उसके बाबत रतन जी बताएंगे कि आज, रतन जी का मैं परिचय करा दूं, ये रतन कुमार झा साहब हैं, DHC ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो है मेंटोर हैं, और इनके नेतृत्व में पूरे बिहार में जो है बेरोजगार, तकरीबन 2000 बेरोजगारों को एक किट जो है, आप रतन जी कैसे, क्या है DHC ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या है और कैसे आप काम करते हैं, दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार, और साथ ही आज बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूं NBC 24 का, जिन्होंने ये अवसर दिया। चूँकि आज प्रशासन या फिर समाज में उस गंदगी के खिलाफ लोग आवाज़ उठाने से डरते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो सपोर्ट और जो सहयोग आज इस चैनल ने दिया, मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे सद्दाम जी या हमारी पूरी टीम जो हाजीपुर में बेसिकली प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क किया करती है, जिसकी ऑफिस अनजान पीर के अंदर है, मैं लगातार बेगूसराय में था और उस पीरियड में ये जानकारी मिली कि इस तरीके की घटनाएं इन लोगों के साथ घट रही है। हालांकि मैं प्रयास किया फ़ोन कॉल्स पे, और मैंने ही इन्हें बोला कि जब आपके पास सारे कागजात हैं, जब आप लोग कहीं से भी गलत नहीं हो, तो आप बिल्कुल थाने में जाओ। दरअसल होता क्या है कि हम, रतन जी मैं आपको रोकूंगा, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति कोई संस्था खड़ा करता है और वो पूरी तरीके से लीगल होता है, तब उसको किसी बात का डर नहीं होता है। लेकिन दरअसल है क्या कि ये तमाम कागजात फर्जी हो जाते हैं जब पुलिस जो है अपने ऊपर आती है। मतलब किसी ने बड़ा खूब कहा था, बहुत पहले किसी ने बड़ा खूब कहा था कि ये जो दहशतगर्दी है, ये गुंडागर्दी है, इसके पीछे ये वर्दी है। दरअसल जब वर्दी पहन लेते हैं तो आपको ये लगता है कि आप किसी को अपशब्द कहने के लिए, किसी को भी कुछ कहने के लिए स्वतंत्र हैं। आप देखिए कि हमारे भाई हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, ये इस मुल्क के जो है प्राउड शहरी हैं, नागरिक हैं, लेकिन दरअसल इनकी धार्मिक पहचान जो है इनके लिए मुसीबत बन जाती है। तो ये कहने से हमें गुरेज नहीं होता है कि आप कैसे संविधान से ये देश चला रहे हैं, आप ये कैसा मुल्क जो है तैयार कर रहे हैं, जहां भाई भाई को जो है एक साथ रहने में गुरेज है। और सिर्फ इसलिए खाकी की ये काली भेड़ें
गुंडागर्दी करती हैं, दहशतगर्दी करती हैं और एक शख्स की आइडेंटिटी पर जो है लगातार क्वेश्चन उठाती हैं और तमाम जो है गलत बातें कहती हैं। क्या वर्दी पहन लेने से आपको यह अधिकार मिल जाता है कि आप किसी भी शख्स को कुछ भी कह दें? ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं, ये बांग्लादेशी हैं। क्या अनजान पीर में जो है बांग्लादेशियों का अड्डा है? क्या कहां वह अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अगर रहते हैं तो उसको आप ये डिनोट करेंगे कि यह आतंकियों का अड्डा बन चुका है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जो है बिहार पुलिस को और बिहार के गृह सचिव को देना चाहिए कि क्या पुलिस इसीलिए है कि किसी शख्स की धार्मिक पहचान पर उंगली उठा सके, किसी को यह कह सके कि आप आतंकवादी हैं, क्योंकि वो जो है अपनी पहचान, उसको फक्र है कि वो अपनी पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद दरअसल है क्या कि इस पूरे जो है पूरे टेंट्रम को समझिए, पुलिस के जो है दलाल, टाउन थाना, आप जो है किसी भी माध्यम से बिहार पुलिस या बिहार की सत्ता में बैठे मुखिया लगभग पिछले 16 साल से मौजूद, अगर पता करवा लें तो टाउन थाने के थाना अध्यक्ष और इस शख्स पंकज कुमार जो सब इंस्पेक्टर है, इसके बारे में कैसे इसके लघुए भगुए फक्र से जो है कहते हैं कि साहब से मिल लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर वैशाली के एसपी कहां सोए हुए हैं? तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन रिजल्ट यह आता है कि इन्होंने बकायदा जो है एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया हुआ है। और सबसे दुख की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी, जबकि कोई केस नहीं है, फर्जी केस के नाम पे एक्सटॉर्शन हुआ, अभी भी आपको फोन पे क्या कहा जा रहा है वो बताएंगे। उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, बताइए। अभी हमारे लड़के जो हैं चूंकि सहमे हैं, डरे हुए हैं और लगातार इतना टॉर्चर झेलने के बाद आज मैंने इन लोगों को, चूंकि कंपनी ने भी बोला कि आप कुछ दिन वेट कर लो, हमारे पास सारे कागजात हैं, मैं सब कुछ ले करके, लेकिन जाऊं तो जाऊं कहाँ? जिस थाने में ये लोग गए, ईमानदारी से गए, आज उसी थाने के आज आईओ या फिर पदाधिकारी का अगर ऐसा स्टेटमेंट हो कि आओ जो करना है मिलके करें, बैठ के करें। मतलब आप सोचिए कि एक तो इनसे एक्सटॉर्शन हुआ, उसके बाद अब वो गुंडे पुलिस के जो है, क्या नाम है, सोनू झा, आज पूरे शहर में पोस्टर उन्होंने चिपका रखा है, कंपनी का नाम खराब किया, मेरा नाम डाला उसने और पूरे शहर में चिपका के आज उसने जलील करने की कोशिश की। कंपनी को बार बार धमकी दिया जा रहा है कि मैं जब तक बंद नहीं करवाऊंगा, जब तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो देखिए, सबसे बड़ी बात है दबाव कैसे बनाया जाता है, कैसे गुंडे के जरिए जो है पुलिस गुंडों के साथ मिलकर लोकन, जिसको लफुआ कह सकते हैं। और आज भी 10 लोग, आज भी जो है इनके ऑफिस के नीचे 10 लोग जो है बाइक पर आकर नीचे बैठकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो ये टेलर है, पूरी फिल्म दिखाएंगे, सारे शहर के ऑफिस को, हाँ, सारे शहर के ऑफिस को बंद करा देंगे। तुम लोग अगर साहब से नहीं मिला डेरा पर जाके, डेरा मतलब समझ रहे हैं, पंकज जी का वो निवास स्थान जहां से वो तीसरी मंजिल पे बैठकर उस अपार्टमेंट में एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रहे हैं, मिल लेते हैं। क्या आपको संदेश दिया गया है कि क्या करो, जरा बताइए तो सद्दाम जी, क्या आपको मैसेज भिजवाया जा रहा है? जिसके माध्यम से उन्होंने पैसा लिए, उसको बोल रहे हैं कि आप उन्हें 11 बजे से पहले आप मेरे डेरे पर लेकर आइए, एक बॉन्ड है उस पर सिग्नेचर करके उसको आप जो है ना आपको दे दिया जाएगा। इस प्रकार से मुझे कह के मुझे बुलाया जा रहा है डेरे पर। और साथ में ये कहा जा रहा है कि मिल बैठ के साहब से बात कर लीजिए। मिल बैठ के क्या बात कर लें साहब, और डेरा पे, और वो भी डेरे पर आकर मिल बैठ के बात कर लें। क्या बात कर लें? दरअसल ये सारा टेंट्रम जो है, आपसे अगर इसको यूं कहा जाए कि इन लोगों पे ये जो सारा टेंट्रम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि महीने का पैसा उनको चाहिए। मतलब तो यही है ना, निश्चित कोशिश तो यही है कि आप एक सर्टेन अमाउंट हमको और लगातार इन लोगों को ये बोला जा रहा है कि आके मिलो, नहीं तो कल भी जब वो ये थाने में थे तो हम लोगों ने भी काफ़ी कोशिशें की कि आखिर हमें पता चले कि वो क्या कर रहे हैं, किस जुर्म में इन्हें बैठा रखे हैं 9-10 घंटे, आखिर किस रीजन से। अनजान पीढ़ का ऑफिस उखाड़ के फेंक देंगे, वहाँ बांग्लादेशी का अड्डा है, आतंकवादियों का अड्डा, इवन इनको बाहर ही दाढ़ी पकड़ करके जलील किया गया कि तुम लोग सोचिए। आप स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, आजादी की लड़ाई में हम दोनों भाइयों ने जो है अपना रक्त बहाया। इस जो है मादरे वतन में जितना हक हमारा है उतना हक सद्दाम के पुरखों का है, सद्दाम का है, रतन जी का है, सब लोगों का है। ये हम खुश होते हैं, हम फक्र महसूस करते हैं कि ये हमारा मादरे वतन है। इस माटी में जो है हमारे वीरों, हमारे बुजुर्गों की जो है खून सना हुआ है। हम फक्र से कहते हैं कि हम इंडियन है। लेकिन देखिए कैसे खाकी के बल पर लफुए जो हैं, जिसमें नाम सोनू झा का सबसे पहले आ रहा है, पिंटू है और वो थाना प्रभारी है, थाना अध्यक्ष है,
जो कहने को पदाधिकारी है लेकिन उसकी जो है मंशा कितनी गलत है। आप सोचिए, बिहार पुलिस जो शुचिता की बात करती है, सुशासन की बात करती है, उस भीड़ में कैसे, उस भीड़ में काली भेड़ आरएसएस की सोच वाली बैठी हैं जो सांप्रदायिक तौर पे लगातार लोगों को जो है टारगेट कर रही हैं और पैसे का एक्सटॉर्शन कर रही हैं। ध्यान देने की जरूरत है। आप सोचिए कि इनके साथ मैंने लगातार ये कोशिशें हो रही हैं और क्या सदाम ये भी बोला गया कि अगर आप लोग नहीं हटाओगे, मेरे पूरे थाने पार्ट से हट जाओ, अगर नहीं मिलोगे, नहीं बैठोगे। अब सोचिए, अब ये दबाव बनाया जा रहा है कि आके मिलो, मिल बैठ के जो है मिल बैठ। अरे भाई, एक व्यक्ति जो है लीगली काम कर रहा है, उसको थाने से क्या मतलब है? तो क्यों ये मिल बैठ के बैठे? दरअसल ये पूरी कोशिश जो है, चूंकि आप हमारे थाना क्षेत्र में हैं, हम आपको टॉर्चर करेंगे और आपसे, जैसे बॉम्बे में फिल्मों में हमने देखा है ना कि प्रोटेक्शन मनी देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? मतलब आप हमारे थाना क्षेत्र में कोई धंधा कर रहे हैं, कोई रोजगार कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई ऑफिस कर रहे हैं, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा, तभी आपको रहना पड़ेगा। नहीं तो पुलिस जो है गुंडे के भेष में आएगी, पुलिस जो है अपने औकात पर आएगी। ये शब्द थे उनके, ये हमारे शब्द नहीं है। जबकि ये उनके शब्द थे ना कि क्या करेंगे आपके ऑफिस को, क्या करेंगे वो लोग, बोर्ड उखाड़ के फेंक देंगे, चाहे जहां भी आप लोगों ने खोला है, पूरे मेरे थाने क्षेत्र से बाहर हो जाओ। नहीं तो आप मिलकर बैठ के और सदाम जी, उसके बाद कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं जी? इसमें सबसे जो सबका जो जर है, हम तो यही देख रहे थे, हम तो बेकसूर हैं, लेकिन जो गलती किया है, वो थाने जिसका कसूर है वो थाने से मिले हुए हैं। जो सोनू जहाज है वो थाने से मिलके ये काम कर रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम ये इस ऑफिस को जब तक बंद नहीं कराएंगे, चाहे थाना में मुझे जितना पैसा देना हो मैं उतना पैसा दूंगा, लेकिन इस ऑफिस को किसी भी हाल में बंद करवाऊंगा। मतलब आप सोचिए कि शह क्या होती है। पुलिस जो है जर खरीद गुंडों के भेष में है। एक शख्स जो है आज इस कदर इनके पीछे पड़ा है कि खुलेआम जो है बैठता है। आज भी वो 10 लड़कों के साथ बैठा था ना, क्या कह रहा था कि पुलिस हमारी है। जी, ये पुलिस मेरी है, या और जब तक मैं इस ऑफिस को बंद नहीं कराएंगे तब तक जो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। हमारे सारे स्टाफ भयभीत हैं कि सर मैं कैसे काम करूं। मारने के लिए लड़का को परसों दौड़ा रहा था वो लोग रोड पे, जहां हमारे स्टाफ को देख रहे हैं वहां दौड़ा रहे हैं। रीजन ये है चूंकि थाना का सपोर्ट है उनके पास, और ये भी बोलते हैं कि अभी तो 1.5-2 लाख ही दिया हूँ, 5 लाख की जरूरत पड़ेगी मैं दूंगा, लेकिन यहाँ सब कुछ बंद कराऊंगा। एक तरफ ये प्रेशर बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप आके मिलो, पर्सनली बैठ के बात करो और डेरे पे आओ। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दर्शकों को आपके माध्यम से कि जो भी FIR है फर्जी, उसमें एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है। उन्होंने ये तमाम जो है हमारे पास, ये आपको मैं बताऊं कि इन्होंने जो है बाकायदा, सद्दाम जी और रतन जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बाकायदा ये तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। साथ ही इन्होंने बैंक का अपना स्टेटमेंट भी दिया है। इनका कहना है कि भारत की किसी भी जो है एजेंसी से इसकी जांच करा ली जाए। अगर ये गलत हैं तो आप इनको सजा दीजिए, लेकिन ये बेकसूर हैं, ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं, तो इनको कम से कम इनकी धार्मिक पहचान और सही काम करने के लिए प्रताड़ित मत कीजिए, एक्सटॉर्शन मत मांगिए। दरअसल ये पूरा मामला जो है, मैं आपको बता दूं कि टाउन थाने में ये पहला मामला नहीं है। पता नहीं वैशाली के वर्तमान SP साहब को इसकी जानकारी है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 94 बैच के जो है टाउन थाने में सुबोध कुमार सिंह 94 बैच के जो है दरोगा हैं, वो अभी इंस्पेक्टर हैं और कुछ दिनों बाद वो DSP बनने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके का क्रियाकलाप, मैं कहता हूं कि पुलिस के पास, सरकार के पास वो तमाम संसाधन मौजूद हैं कि वो पता कर सकती है कि पूरा थाना क्षेत्र में कैसे सिर्फ 2 नाम और कितनी बदतमीजी से अनाप शनाप बोलते हुए, गाली गलौज करते हुए, कैसे सरकार कहती है, बिहार के DGP कहते हैं कि पब्लिक फ्रेंडली पुलिस होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक फ्रेंडली पुलिस कैसी है, इसके बाबत जो है आखिरी लम्हों में मैं आपको एक बार फिर चाहूंगा कि हमारे बीच बैठे हमारे अपने भाई सद्दाम साहब के साथ कैसे थाना इंचार्ज और कैसे, देखिए ये बेसिकली जो है ये पूरा नेक्सस है, दलालों के माध्यम से थाना क्षेत्र में सही काम करने वाले शरीफ लोगों को टारगेट करके मंथली उगाही का जो धंधा चल रहा है, उसकी बानगी आपको देखनी है। सद्दाम साहब से आखिरी बार हम पूछ लें कि सद्दाम साहब, आपको किस बात की सजा पुलिस ने दी है? यही हमें समझ में नहीं आ रही है सर कि मुझे किस बात का सज़ा मिला है। मैं तो बेकसूर था और मुझे जलील करके थाने में
10 घंटा बैठाया गया, न मुझे पानी मिल रहा था, न कोई पानी के लिए पूछ रहा था। मैं भूखे प्यासे, मैं सोच नहीं रहा था। मैं ऊपर वाला से ये कह रहे थे कि किस जुर्म की मुझे सजा मिल रही है, मैं तो कोई गलती किया ही नहीं। अब ये बताइए, क्या यही लग रहा है कि बेरोजगारों को रोजगार देना ये गलती है? ऐसा तो हमारे देश में नहीं है कि बेरोजगारों को जो है ना रोजगार देना गलती है। जिस समय जो है ना कोरोना काल था, हम कैसे कैसे करके जो है ना अपने डीलरशिप की जो है ना तैयारी की कंपनी से जो है ना ये करके, उसके बावजूद भी जो है ना हम लोगों को बेरोजगार दे रहे हैं। तो लोग मुझे टेररिस्ट कह रहे हैं। हम तो सुने थे और पढ़े भी थे कि कोई दिक्कत हो तो कानून सपोर्ट करती है। क्या मुझे कानून यही सपोर्ट करती है? 90,000 के सिला ले रही है। और ये 90,000 रुपया सर क्या बताऊं मैं किस प्रकार से व्यवस्था करके थाने में जमा किया। ये मेरी जो है ना, ये मैं अपने वाइफ को फोन किया, कैसे कैसे व्यवस्था करके ये हमारे पार्टनर सोहन जी को जो है ना माध्यम से वो पैसे पिंटू जी के यहाँ पहुंचने के बाद जो ना पिंटू जी जो है ना ये पंकज जी को 90,000 रुपया दिया। मैंने पूछा कि इसमें से जो है ना कुछ कम करवा दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे कैसे व्यवस्था करके दे रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ। बोला 90,000 से 1 रुपया कम नहीं। आप रोए नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। ठीक है आप सद्दाम जी होप ना छोड़ें। बस हमारा जो है ये आखिरी सवाल है, सद्दाम जी को देखिए, क्या इस मुल्क में 2 कानून हैं? हम फख्र से कहते हैं कि बिहार के जो है अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आमिर सुबहानी साहब हैं। पुलिस में जो है तमाम एहलकार हैं, उच्च पदस्थ जो है अधिकारी हैं, जिनकी अलग धार्मिक पहचान है, जिनकी अलग धार्मिक मान्यता है। लेकिन क्या इस बिहार में सद्दाम को सिर्फ इसलिए जलीलो-ख्वार किया जाएगा कि उसकी धार्मिक पहचान अलग है? क्या पुलिस गुंडे की शक्ल अख्तियार करके सिर्फ इसलिए सद्दाम को टारगेट करेगी और एक्सटॉर्शन करेगी कि ये अनजान पीर में रहते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक बिरादरी के हमारे भाई बंधु रहते हैं? आप अगर पहले से प्री सोच में, मतलब आपके जहन में पहले से यह है कि अनजान पीर जो है गलत जगह है, वहां गलत लोग रहते हैं, आपको किसने यह अधिकार दिया कि अनजान पीर जैसे पवित्र नाम को आप ये तगमा दे दें थाने में बैठकर कि वहां टेररिस्ट रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, जिहादी रहते हैं? ये शब्द कहते हैं अपने भाई के लिए, ये अल्फाज इस्तेमाल करने में मुझे कितनी तकलीफ हो रही है मैं जानता हूं। तो सोचिए 10 घंटे की तसद्दुद के बाद, न केवल तसद्दुद थी कि इंतहाई तसद्दुद थी कि जहां इनकी आइडेंटिटी पर, इनके काम पर जो ये लीगली कर रहे हैं और महज इसलिए कि ये अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार दाढ़ी बढ़ाए हैं क्योंकि ये सुन्नत है, उसको पकड़ के रोड पर इनके साथ बदतमीजी की जाती है। और वो गुंडा शख्स, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, वो गुंडा शख्स सोनू झा इनको दाढ़ी पकड़ के धमकी देता है। और जब ये अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो उससे पहले वो वहां पर पहुंचकर इन पुलिस के दलाल, पुलिस की वर्दी में बैठे दलालों, घूसखोरों के साथ मिलकर उल्टा इन पर नकली एफआईआर दर्ज कर देता है, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है, और इनको जलीलो-ख्वार किया जाता है। और अब भी वो इनके ऑफिस के नीचे बैठकर गुंडागर्दी करता है और लगातार थाने से ये मैसेज अपने दलालों के माध्यम से दिया जा रहा है कि जब तक मिलकर बैठोगे नहीं तो ऑफिस तोड़ दिया जाएगा। तो मेरा सवाल जो है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आमिर सुबहानी साहब और बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी एसके सिंघल साहब से है कि क्या सिर्फ सद्दाम को इसलिए टारगेट किया जाएगा कि वो अपनी धार्मिक पहचान के साथ है, उसको बिला वजह बेमतलब, जबकि वो इसी भारत सरकार के संविधान प्रदत्त अधिकारों के अनुसार एक कंपनी का जो है डीलरशिप लेकर काम करता है, अपने साथ कुछ लड़कों को जोड़कर जो है मेहनत करता है, और जो आज वर्तमान दौर में जो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है बेरोजगारी, उसमें कम से कम 1000 लोगों को रोजगार देता है। तो उसका गुनाह सिर्फ यही है कि उसकी धार्मिक पहचान अलग है। ध्यान देने की जरूरत है। और कल भी हम तमाम वो चीजें आपके पास लेके आएंगे कि कैसे टाउन थाने में ये तो आपने भी ऑडियो सुना है, वो फर्जी एफआईआर दिया है, लेकिन अन्य मामलों में भी कैसे उस पंकज कुमार के उस निजी आवास पर 3री फ्लोर पे उस अपार्टमेंट में नदी किनारे हाजीपुर में रहकर कैसे एक्सटॉर्शन रैकेट चलता है, उसके भी तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और कैसे ये शख्स जो है लगातार थाना अध्यक्ष की सह पर लोगों को डरा धमका के फर्जी एफआईआर दर्ज करके
पैसे की उगाही कर रहा है, साथ में समाज में जो है आपसी जो है वैमनस्य पैदा कर रहा है, साथ ही अपने थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के बारे में उसकी सोच कितनी गंदी है, इससे यह पता चलता है कि ये लोग कैसे प्री डिफाइंड फॉर्मेट में काम करते हैं। और आप सोचिए, जब आप एक थाना इंचार्ज हैं तब आपकी यह सोच है कि एक शख्स को जो है आप इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, फर्जी केस में फंसाते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। जब आप डीएसपी बन जाएंगे तब आपके अंडर में तकरीबन 3 से 4 थाने होंगे, और जब आप प्री डिफाइंड फॉर्मेट में आपकी सोच जो है किसी कौम विशेष के लिए, किसी संप्रदाय विशेष के लिए ये है, तो आप आगे क्या करेंगे, भगवान ही मालिक है। लेकिन हमारा सवाल यही है, क्या सद्दाम का गुनाह यही है कि उसकी एक अलग धार्मिक पहचान है, ये शख्स रो रहा है। सोचिए, एक तो 90,000 रुपए जो है फर्जी एफआईआर में वसूल लिए गए, अब भी इनको टॉर्चर किया जा रहा है। आखिर आप हमारे माध्यम से सद्दाम जी, नीतीश कुमार जी से और बिहार के डीजीपी से क्या कहना चाहेंगे? बताइए, आप क्या आरजू मिन्नत करना चाहते हैं? मैं तो हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी, मैं तो यही कहेंगे कि आप अपने प्रशासन को, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कहा गया, हम लोगों ने पढ़े हैं कि ये दुनिया जो टिकी हुई है ये ईमान के ऊपर टिका हुआ है। जिस दिन एक दूसरे का ईमान खत्म हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मैं अपने सरकार नीतीश कुमार जी से यही कहेंगे कि वो सोनू झा जो जहां अभी भी जो है ना बालगे की तरह घूम रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और क्या बताऊं, जब उसको सजा हो तो वो तो सजा माफ करने के काबिल ही नहीं है, और जो भी कुछ हो रही है थाना उसके साथ मिले हुए हैं। मैं आखिरी शब्दों में कर रहा हूं, श्री नीतीश कुमार जी, क्या लोगों को बेरोजगार उसको रोजगार देना बेवकूफ़ी है? तो आप बताइए, तो मैं सारे चीज़ों को ख़त्म करके मैं जा रहा हूँ, मैं भी गोलगप्पा पकौड़ा बेच के अपनी ज़िंदगी गुजारा कर लूँ? क्या यही सिलसिला होनी चाहिए? और सिर्फ एक धार्मिक पहचान पर क्या, कैसे उन्होंने क्या किया, ये भी बताइए सर मुख्यमंत्री महोदय, वो कैसे आपको जो है बेइज्जत किया गया, खैरोख्वार जो है जिल्लत आपको पहुंचाई गई, वो भी बताइए इस माध्यम से। जैसे लोग हमेशा जो है लोगों के मुंह से हम हमेशा ये सुने कि कानून जो है लोगों को सपोर्ट करती है। जब मैं थाने में गया तो कानून मुझे सपोर्ट कहाँ किया, और मुझे जलील किया, और टेररिस्ट करके जो है ना कि आप अनजान पिन में रह रहे हैं, वो जगह क्या है उसके बारे में मुझे बढ़िया से मालूम है। यहाँ से ऑफिस हटाकर मेरे थाने के जो है इलाके से हटाकर किसी और जगह ले जाइए। मतलब आप सोचिए कि सुशासन है, कानून सबके लिए बराबर है, इस मुल्क में सबके लिए संविधान प्रदत्त अधिकार एक से हैं, लेकिन ये बिहार में क्या हो रहा है इसकी बानगी आपने देखी। लेकिन ये रतन जी और सद्दाम साहब से मैं सिर्फ यही वादा कर सकता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको कहने का अधिकार है, तमाम चीज़ें हैं, आरोप बिल्कुल सही हैं, और पुलिस विभाग से अगर उनको इस जांच में कोई भी मदद चाहिए, वो तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। साथ ही रतन और सद्दाम जी का एक तरफा कहना है कि हमारी डॉक्यूमेंट्स की जांच करा लीजिए, अगर हम गलत हैं तो हमको सजा दीजिए, लेकिन कम से कम सरेआम मेरी दाढ़ी पकड़ के ये न कहिए कि तुम टेररिस्ट हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा, ज़रूरत है, और आपके लिए ये सवाल बड़ा है, सोचिएगा, क्या पुलिस की काली भेड़ें ही सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा दे रही हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कल इस सिलसिले को जारी रखेंगे।